Hello, hello. Gigi, please. Hello. जी प्लीज. अच्छा, ओके जी, ओके. So, in fact, I was talking about the barriers to entry. So that's why I think existing firm चाहती है कि वो barrier create हो. Mean it should be very difficult one to enter into the market. और वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो बाहर न्यू फॉर्म्स हैं वो मार्केट में आसानी के साथ एंटर ना हो सकें, और जो मार्केट के बाहर फॉर्म है वो चाहती हैं कि हम एंटर हो, प्रोवाइडेड कि अगर वो मार्केट अट्रैक्टिव है. दूसरे लफ्जों में, जब किसी मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इज हाई वन, तो नेचुरली जो बाहर फॉर्म्स हैं वो चाहती हैं कि हम एंटर हो. और अब यहाँ पे माइकल कहता है कि जी आप थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट अगर आप रोकना चाहती हैं तो आप बैरियर टू एंट्री क्रिएट कीजिए. मीन एग्जिस्टिंग फॉर्म आर डायरेक्टेड टू create a certain type of barrier that it would be a difficult one to enter by any new market player, और वो उनको ब्लॉक करें. अब नेचुरली आप कोई रीजनल बैरियर तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन एक ऐसे बैरियर साइकोलॉजिकल, फिजिकल आप इरेक्ट कर सकते हो कि जिससे नई फर्म्स के लिए एंटर होना मुश्किल हो जाए. So, my dear, these are the barriers which he has suggested, which must be expected by the existing firm. Now, this is what number one is: economies of scale. देखिए, economies of scale is basically कि when existing firm is having a certain type of efficiency and savings due to large volume production they are making, या उनमें से वो फर्म जो लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन बनाती हैं, तो यू नो ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वट एवर सेविंग यू इंजॉय और एज कंपेयर टू अदर फर्म, वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. मसलन आप इसकी एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो अगर उनकी प्रोडक्शन डेली आई मीन 1 मिलियन अगर यूनिट्स है, और नए आने वाली फर्म जो है वो जाहिर बात है 1 मिलियन तो नहीं अभी बनाएगी, तो इसका मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट जो पड़ेगी वो एग्जिस्टिंग फर्म चूंकि लार्ज क्वांटिटीज में बनाती है, तो जाहिर बात है उसको उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, जबकि नई आने वाली फर्म जो है उसको कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ेगी, और दैट्स वाई दे आर अनएबल टू compete well. That is what this is the economies of scale, which is being termed as one type of barrier can be used against the new firms. इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास जितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा होगी वो उतना ही बैरियर क्रिएट कर सकेंगे, और नई फर्म्स मे नॉट बी एबल टू compete proper with the existing firms. This is the point line. Okay. इसी तरह सेकेंड पॉइंट इज द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है. अब अगेन दैट इफ यू लाइक टू क्रिएट द बैरियर्स, तो वो कहते हैं जी कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स इफ इज मेकिंग अ सम डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट,
and that's what I think people are perceiving it is more superior than the other. तो मेरा ख्याल नई आने वाली फॉर्म चूंकि अभी उनकी डिफरेंशिएशन वो नहीं होगी और लोगों के माइंड में उनका इमेज वो नहीं होगा, तो आई एम श्योर लाइक naturally I think due to that unique, due to that the differentiation and superior value, naturally I think the new firm may not be able to compete well. So that's why it means जितनी आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगी माय डियर, नेचुरली आप उतना ही जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं फील मोर प्रोटेक्टेड, और अगर डिफरेंशिएशन कम है तो नेचुरली यू आर मेकिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर ऑलरेडी मार्केट प्लेयर जो 10 हैं वो चीज़ें बना रहे हैं, तो 11वां भी अगर आके वैसी ही प्रोडक्ट बना लेता है आराम से, so I'm sure like it is easy to be enter into the market. But if the differentiation is very high one, so I'm sure like naturally it would be tough one to enter by any new market player. और वो आके अपनी गुडविल को या अपनी उन चीज़ों को वो इस तरीके के साथ नहीं कर सकेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हायर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो लाइक तो उसमें जो एग्जिस्टिंग फर्म्स उतनी ही फील प्रोटेक्टेड, और इट वुड बी टफ वन फॉर एनी न्यू फर्म टू एंटर इनटू द मार्केट। और लोअर द डिफरेंशिएशन, so it is easy for any new firm to enter into the market. This is a sort of I think barrier to entry. तो बैरियर में माइकल कहता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर नेचुरली इट वुड बी टफ वन by any new firms to enter into the markets. Like this is the points which have been raised by that gentleman. Like, ठीक है जी? जी ओसामा प्लीज, ओसामा, फहद, ओसामा, वसीम, हैदर, अजीम, जी जी प्लीज। जी Osama, you are raising your hand, please. I couldn't able to listen you. I don't know that how the area to be managed basically. Uh, please, Azim, please. अब मुझे तो आई वॉन्ट बी एबल टू मैनेज इट, लाइक मुझे तो आप लोगों की आवाज़ और ना ही मैं अनम्यूट को अनम्यूट कर पा रहा हूँ जी। ठीक है, तो फिर ये है कि आप मुझे ठीक है सुनते जाएं बस। मैं तो अब आई कैन नॉट डू मोर देन दैट, लाइक in fact the next one, another factor that is a capital requirement, और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगेन दैट इज एबल टू सेट द बैरियर्स टू एंट्री। अच्छा, अब देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि किसी भी बिजनेस को आपने स्टार्ट करना है तो उसमें हाउ मच कैपिटल इज इन्वॉल्व, दिस इज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल माइट बी द कैश लिक्विडिटी, इट मे बी द just like as the implied capital. So anyhow, in a very simple sense, if capital is heavily required, for example, at least 3, 4, 5 billion rupees required to start a business. So it would be a tough one for any newcomer to enter into the market. और जितना ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम चाहिए, तो इट वुड बी इजी टू एंटर इनटू द एनी न्यू फॉर्म मार्केट। तो दिस इज व्हाट दे हैव बेसिकली मेंशन। तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कोई नई फॉर्म के लिए मार्केट में एंटर होना मुश्किल होता है। और अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम है तो मेरा ख्याल इट वुड बी इजी टू एंटर बाय एनी फॉर्म्स इनटू द मार्केट। दिस इज द पॉइंट विच हैव बीन रेज्ड। ठीक है, इसी तरह
the other way is this one, customer switching cost is likewise. देखिए बात क्या है कि स्विचिंग कॉस्ट क्या चीज़ होती है कि कॉस्ट टू स्विच, कॉस्ट टू चेंज. Now, for example, the idea is this one. अगर स्विचिंग कॉस्ट लेसर है तो न्यू फॉर्म्स मार्केट में एंटर इजीली आस्क हो सकती हैं. अगर स्विचिंग कॉस्ट हैवी है तो फिर नई फॉर्म्स मार्केट में एंटर होते हुए सोचती हैं. इट वुड बी टफ वन. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है कि बाय बियरिंग सम एडिशनल कॉस्ट इफ यू कैन मूव फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर ऑप्शन, वो जो एडिशनल कॉस्ट उसके ऊपर खर्च आ रही है उसको हम स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टोयोटा कार और अगर उस टोयोटा कार की इस वक्त प्राइस 20 लाख है और मैंने अगर उससे एक सुपीरियर मॉडल पे जाना है और उसकी प्राइस अगर 30 लाख है तो नेचुरली जो डिफरेंस है 10 लाख का वो स्विचिंग कॉस्ट होगी. क्योंकि अगर मैं टोयोटा को स्विच करके अगर होंडा पे जाना चाहता हूँ तो देन आई मस्ट हैव टू बियर 10 लाख एक्स्ट्रा. तो वो कॉस्ट जो टू स्विच फ्रॉम वन अल्टरनेटिव टू अनदर अल्टरनेटिव के ऊपर जाएंगे वो माय डियर दैट वुड बी कॉल्ड दी स्विचिंग कॉस्ट. अच्छा, अब इनफैक्ट बात ये है कि स्विचिंग कॉस्ट जितनी वो कम से कम है तो इट इज़ ईजी टू बी एंटर इनटू द मार्केट बाय एनी न्यू मार्केट प्लेयर. और अगर माय डियर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो नेचुरली फिर आप फील करते हो कि यार आई माइट बी ट्रैप्ड वन, और अगर मुझे निकलना पड़ा तो फिर एक ऑप्शन से दूसरी ऑप्शन में जाते हुए शिफ्ट होते हुए उस पर कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है. तो दैट्स वाई फिर आपके लिए वो थ्रेट्स होंगी मीन नई फॉर्म्स के लिए. और अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है तो फिर ये उसके लिए इजी है और ये नई फॉर्म जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर है उनके लिए आई मीन लाइक इट वुड बी डिफिकल्ट वन. सेम इज द केस विद द एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अब अगेन अगर आप की एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इजी है तो माय डियर इट वुड बी इजी इजी टू एंटर इनटू द मार्केट. मसलन मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो यू नो एज ए मैन्युफैक्चरर मैं चीज़ बना के अगर मुझे उसको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही करनी पड़ेगी तो माइट बी इट वुड बी वेरी टफ और ग्रेट इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक सम फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी करने के लिए. तो मैं कहता हूँ कि मैं चीज़ तो बना लूँगा लेकिन उसको आगे चैनलाइज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. तो दैट्स वाई मैं मार्केट में एंटर नहीं होता. लेकिन अगर मार्केट में ऑलरेडी कुछ सेटअप मौजूद है और देयर इज होलसेलर्स आर देयर एंड रिटेलर्स आर प्रेजेंट वन, तो मैं उनसे रब्ता करके अपनी प्रोडक्ट को चैनलाइज कर सकता हूँ. तो दिस इज द एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इसका मतलब अगर ऑलरेडी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मौजूद हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं तो इट वुड बी इजी टू एंटर. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो फिर मैन्युफैक्चरर हैव टू do herself or himself, so then it would be tough one. Like that is what they basically have mentioned the barriers to entry in this sense. Next one is a government policy. Naturally, I think if a government is prone to provide and to facilitate, if what is some friendly business policies are opted by the companies, by the government, so naturally, I think this would be easy. Or if the government is discouraging, so naturally, I think it would be tough one to giving a license to new firms. So that's what I think the government policy is also serving either barriers to entry high or either it would be low one. Expected retaliation is the also one of type of question. Now, my dear, रिटेलिएशन से यहाँ मतलब ये है कि वो जो आप जब एंटर हों तो वो जो फर्म्स हैं वो आपके ऊपर कितना रिटेलिएट, कितना अटैक कर सकती हैं. अगर आप फील कर रहे हैं कि जनाब मेरे एंटर होने से मार्केट में अब अपनी फर्म वो लोग जो हैं अपना काम करते हैं मैं अपना काम करते रहूँगा तो रिटेलिएशन इज वेरी लो. तो इट वुड बी इंकरेजिंग पॉइंट फॉर एनी न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट. लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आने वाली फर्म जैसे ही एंटर होती है तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करेंगी, अग्रेशन शो करेंगी, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन इज वेरी हाई वन. और जितनी रिटेलिएशन ज़्यादा होगी माय डियर
उतने ही it would be tough one to enter into the market. This is what that I have mentioned so far regarding the barriers to entry. So one of the point which the Michael Porter has said कि जी आपने अगर इंडस्ट्री एनालिसिस करना है तो उसमें एक फोर्स है बैरियर्स टू एंट्री और बैरियर्स टू एंट्री को एनालाइज करने का तरीका ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो जी माय डियर प्लीज you are showing your hands like okay please Sonia beta if you like to ask a question please this is time please to make a question as well as Osama Gulzar आप भी शो कर रहे हैं प्लीज और अगर कोई बात करनी है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज जी 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 फहद उमर जरा इधर आइएगा अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने यहाँ पे हाउ आप आपको मैं अलाउ कैसे करूं यहाँ तो हैंड शो हो रहे हैं जी आप लोग जी प्लीज अब कैसे यू आपने को क्वेश्चन करना है अली प्लीज यू आर सपोज टू डू योर क्वेश्चन जी जी अस्सलाम वालेकुम बेटा उसमें अब मुझे नहीं यहाँ आप देखें मैं यहाँ पे अटेंडीज आ रहे हैं और उसमें हाथ रेज हो रहे हैं बस मुझे अब वहाँ उसके अलावा तो मेरे यहाँ पे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही मुझे हाँ जी ये यहाँ पे हाँ नहीं ये फर्स्ट टाइम ऐसा अब इससे पहले तो यही चीज हो रही थी तो अब ये मतलब है कि मैं तो खुद इसमें अब ये तो आप सुन रहे हैं आप लोग तो मेरा ख्याल है हम्म। अभी अच्छा मेरा ख्याल आज तो अभी इसको थोड़ा सा गुजारें उसकी वजह पता कि उसकी जी हाँ नहीं अभी आज कर लें मैं तो खुद चूंकि इससे पहले जो मेरी क्लासेस चल रही थी वो तो हम इंटरेक्टिव सेशन करते हैं तो मतलब जी जी अब वो उन्होंने बेसिकली तो इंशाल्लाह वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें ऐसा है कि अलाउ करें अदरवाइज तो इसकी यूटिलिटी नहीं है ठीक है ओके ओके थैंक यू So, in fact, we are talking. So that is the one type of force जिसको हमने पढ़ लिया है और ये my dear this is potential entrant mean कि what is the chance of entrant और this is posing a threat of new entrant और वो depend करता है इन factors के ऊपर ठीक है जी और आफ्टर दिस नाउ वी आर मूविंग दैट इज टुवर्ड्स द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ठीक है सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर कैसी है अच्छा अब देखिए इनफैक्ट सप्लायर बार्गेनिंग का मतलब है हाउ मच सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस
नेचुरली आई थिंक दिस इज द फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेजेस की साइड पे जाके हम देख रहे हैं बेसिकली। मीन के इफ सप्लायर वो तमाम पार्टीज हैं जो आपको इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में। Again, that is setting your industry analysis because it is influencing to your company's decision. So supplier is what exert power in industry by threatening to raise prices or to reduce quality. Powerful suppliers can squeeze industry profitability if firms are unable to recover cost increases. Or naturally, suppliers are likely to be powerful if supplier industry is dominated by a few firms. मसलन अब देखो बात यह है कि सप्लायर जिनसे आप मान लेते हैं, अगर वो मोनोपोली में है, अगर वो चंद एक लोग हैं जो वो इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जिनसे हमें लेना पड़ता है, तो माय डियर देन बार्गेनिंग पावर वुड बी इन द हैंड ऑफ सप्लायर. So that's why I think they would be able to exert a high pressure on such manufacturers to whom input is sold. सो अब यहाँ पे एक पॉइंट डेवलप कर लें कि जितना आपस में सप्लायर में कंपटीशन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा वो इनपुट बना रहे होंगे, तो आपस में जो कि कंपटीशन होगा, तो दैट्स व्हाई बार्गेनिंग पावर उनकी लोअर होगी. और अगर सप्लायर कम से कम है और जो चीज़ वो बना रहे हैं बना के जो, उस सूरत में नेचुरली चूंकि देयर आर फ्यू इन नंबर, दैट्स आई थिंक दे कैन डिक्टेट टू द फर्म्स, टू द मैन्युफैक्चरर्स, टू होम दी इनपुट या उनकी आउटपुट वो जो सोल्ड कर रहे हैं. अब एग्जांपल में आप यूँ समझ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल है और वो धागा परचेज करती है और उसको बनाने वाले धागा जो है, थ्रेड जो है, वो एक चंद एक फॉर्म्स हैं, एक दो पूरे पाकिस्तान में वो बनाती हैं उसको. अब जाहिर बात है जो फॉर्म्स वो बनाती हैं, अब वो सप्लायर हैं टू दैट इंडस्ट्री, और नेचुरली टेक्सटाइल वालों ने वो धागा लेना है तो उन्हीं से लेना है. और उस सूरत में बार्गेनिंग पावर में उन सप्लायर के पास है, चूंकि दे आर फ्यू इन नंबर्स. और अगर उस टाइप का धागा बनाने वाले पूरे पाकिस्तान में दी सप्लायर और मैनी मैनी पार्टीज आर देयर, तो आप कराची से, लाहौर से, से किसी जगह से, तो 50 60 80 90 100 कंपनी हैं तो वो धागा बनाते हैं. तो हम दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स there, और उस सूरत में बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है उनके पास. इसी तरह देयर इज रहे हैं उनकी आगे सब्स्टिट्यूट्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो बार्गेनिंग पावर कम होगी. और अगर वो जो प्रोडक्ट आप यूज करें उन तो यहाँ से हमने ये एक पॉइंट किया कि जो सप्लायर्स प्रोडक्ट्स होती हैं
मेरा हाल अली अब ठीक होगा। हम्म। सही। अब मुझे वो जरा लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने सुना है जरा उस पर डिस्कशन कीजिएगा। सप्लायर के वाले मैं वापस वहीं से फिर स्टार्ट करता हूँ जी। So I'm just going to talk about the supplier part. So suppliers basically is creating the bargaining power. The question is that whether the supplier is stronger और द बायर मीन जो कंपनी उससे खरीद रही वो मजबूत है। तो हम अगर देखना चाहें तो उस सूरत में हम देखते हैं कि बार्गेनिंग किसके पास ज़्यादा मजबूत है, वेदर सप्लायर और वेदर द कंपनी जो उस इनपुट को खरीदती है। और उस पे माय डियर ये फिर चीज़ है कि सप्लायर इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स। अगर supplier number of supplier are very few one, so naturally that uh, the supplier would be more stronger। और अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा फर्म्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि फिर बार्गेनिंग पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ सप्लायर। इसी तरह सप्लायर प्रोडक्ट है फ्यू सब्स्टिट्यूट। जो सप्लायर आपको इनपुट प्रोवाइड करता है अगर उसके मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उस सूरत में सप्लायर की पावर कम से कम होगी। और अगर सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल विच यू आर परचेजिंग उस सूरत में सप्लायर वुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग दी पावर। इस तरह बायर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर टू सप्लायर। तो जो सप्लायर माल प्रोवाइड करता है जिस बायर को, जिस फर्म को, जिस इंडस्ट्री को, जिस फर्म को, अगर वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस सूरत में बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास होगी। ठीक है जी। और अगर वो लाइकवाइज उनके पास अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उस सूरत में नेचुरली बार्गेनिंग पावर वुड बी इन द हैंड ऑफ द बायर। इस तरह सप्लायर प्रोडक्ट इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। इसका मतलब है कि जो इनपुट वो कंपनी उस सप्लायर से परचेज करती है वो उस प्रोडक्ट का एक खास इनपुट है, कोर इनपुट है। और अगर वो इनपुट नहीं मिलेगी तो नेचुरली कंपनी वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक तो सप्लायर की बार्गेनिंग ज़्यादा होगी। और अगर वो इनपुट बड़ी माइनर सी है तो नेचुरली आई थिंक वो इनपुट किसी भी जगह से ली जा सकती है। उस सूरत में बार्गेनिंग पावर कम से कम होगी सप्लायर के पास। इसी तरह सप्लायर प्रोडक्ट्स हैव हाई स्विचिंग कॉस्ट कि जो आप इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्विचिंग कॉस्ट अगर हैवी है तो उस सूरत में चूंकि आप मजबूर हैं क्योंकि यू कैनॉट स्विच, यू कैनॉट मूव फ्रॉम वन supplier to another supplier, otherwise there will be high switching cost would be there, so that's why you are bound कि आप उसी सप्लायर से खरीदें। और उस सूरत में सप्लायर may have a more bargaining power। So these are the point, ladies and gentlemen, which have been there discussed by the Michael Porter। और उस सूरत में उन्होंने वो उस चीज़ को डिटर्मिनिंग की है। तो अब हम मूव कर रहे हैं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बार्गेनिंग पावर ऑफ दी बायर्स के हवाले के साथ हम बात हो रही है। तो बायर की आई मीन लाइक जो 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 लेवल्स हैं सॉरी वो ये हैं। अब buyers compete with the supplying industry by bargaining down prices, forcing higher quality, playing firms of each other. So buyers groups are likely to be powerful if buyers are concentrated one। मसलन कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हैं। क्योंकि फिर उस सूरत में यह है कि वहाँ बायर इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो अपनी यूनियन बना लेते हैं और वो इत्तेहाद करके कहते हैं जी कि हम तो ऐसे करेंगे। उस सूरत में बार्गेनिंग पावर बायर्स के हाथ में ज़्यादा होती है। और अगर वो फ्रेगमेंटेड बैठे हुए हैं तो फिर इसका मतलब है कि दी बायर्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर वन। दैट्स व्हाई आई थिंक सप्लायर फिर जो चाहेगा या कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है जो चाहेगी वो करेगी। इसी तरह परचेज अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ सप्लायर सेल। अच्छा मसलन इसी तरह कि जो आपने परचेज अमाउंट अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ सप्लायर सेल।
तो जो सप्लायर की जो सेल है उसका जो एक पोर्शन जो फ्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट आप चीज बनाते हो, तो दैट्स व्हाई आई थिंक उस सूरत में बायर के पास ज़्यादा उसकी मीन दैट्स पार होगी। और अगर वो जो फ्रैक्शन ऑफ सप्लायर सेल है वो बहुत माइनर सी है, तो उस सूरत में आपके पास पार कम से कम होगी। प्रोडक्ट्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, सेम कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं अपने बायर्स को, वो अगर तो डिफ्रेंशिएटेड है तो जाहिर बात है ऐसी प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होगी जो आप बेच रहे हैं अपने बायर्स को। उस सूरत में बार्गेनिंग पावर फर्म जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास होती है। और अगर प्रोडक्ट आर अनडिफरेंशिएटेड, इट मीन होमोजीनियस वन है, उसकी क्वालिटी जो आप दे रहे हो दूसरी फर्म भी दे सकती हैं, उस सूरत में बार्गेनिंग पावर बायर के पास ज़्यादा होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके पास कम होती है। सेम इन द केस बायर फेस फ्यू स्विचिंग कॉस्ट। इस तरह अगर स्विचिंग कॉस्ट कम से कम है तो बायर एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में बड़े आराम से शिफ्ट हो सकता है। अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है तो फिर वो मजबूर है कि उसको वहीं उसी प्रोडक्ट पे ठहरना पड़ेगा, और दैट्स वाई उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर इंजॉय करता है और बायर के पास बार्गेनिंग पावर कम से कम होती है। सेम बायर प्रेजेंट क्रेडिबल थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसी तरह जो आप प्रोडक्ट जो है कर रहे हो वो उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो जो कंपनी आपसे खरीद रही है वो खुद उन चीज़ों को प्रोड्यूस करके और वो बना सकती हैं। आप जैसे फर्ज करें आप शुगर बेच रहे हैं और शुगर के लिए पेप्सी वाले वो अगर अपनी इंडस्ट्री खुद भी लगा सकते हैं तो माय डियर फिर पेप्सी आप आपकी बातों से मरूब नहीं होगी, और क्योंकि उसका प्लांट वो खुद लगा सकती है। दिस इज फॉर द पेप्सी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जहाँ फॉर्म्स जो खरीदने वाली वो अगर इनपुट खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ये है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और उस सूरत में उस कंपनी की बार्गेनिंग पावर मीन जो आपको चीज़ बेच रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर लो होगी। जहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं हो सकती इसका मतलब वो चीज़ नहीं बना सकेंगे, और उस सूरत में आपके पास पावर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म के पास होती है। और इसी तरह बायर हैज़ फुल इंफॉर्मेशन माय डियर, वेरी सिंपल। क्योंकि अगर बायर के पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो बार्गेनिंग पावर जो है कस्टमर के पास होती है, बायर के पास होती है। और इसलिए आई थिंक दैट वुड बी गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है जी, दैट इज द वन टाइप ऑफ फोर्स विच माइकल हैज सेड, एंड दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। तो हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा? चांस ऑफ न्यू एंट्रेंट, दूसरे बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। इनकी बेसिस के ऊपर वी हैव डिस्कस्ड यदि हमारे पास दीज आर सॉर्ट ऑफ दी लाइक। अच्छा, अब एक और फोर्स है और वो फोर्स है थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो अब देखिए बात यह है कि सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो माय डियर फिर थ्रेट्स कम से कम होंगी और मीन वो फर्म आपको तंग नहीं कर सकती। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, तो फिर फर्म को भी पता है कि जनाब ये चीज़ हमारे अलावा किसी और के पास नहीं है, इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई देन उस सूरत में वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास पास ज़्यादा होती है। ये है आपकी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के हवाले के साथ। तो माय डियर, दिस इज व्हाट की टू इवेल्युएट सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स विद improving price, performance, trade-offs related to present industry products. Example, electronic security system in place of security guards. अब देखिए ना कि अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं तो ये उसका मुतबादल है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम इज अल्टरनेटिव टू सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन अगर किसी जगह सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही हैं, तो उस सूरत में फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज के पास बार्गेनिंग ज़्यादा होती है। So this is what fax machines in place of overnight mail delivery. So I think
अगर फैक्स मशीन है और मेल डिलीवरी है, मेल डिलीवरी, overnight mail delivery is a different thing, while that a fax machine is a different thing. So that's why I think these are the products which are providing. तो जिन प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स माय डियर ज़्यादा होते हैं वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा पावरफुल कहलाती हैं, और उस सूरत में बार्गेनिंग पावर इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये है वो पॉइंट। और अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो है राइवलरी अमंग कंपीटिंग फॉर्म्स इन इंडस्ट्री। प्लीज कीप इन माइंड, इससे मतलब है कि हाउ मच देयर इज अ कंपटीशन एंड एग्रेसिवनेस अमंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स के दरमियान आपस में पाया जाता है। और राइवलरी अगर जितनी, राइवल का मतलब है कि एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आपस में कितना कंपीटिंग है, कितनी कंपेटिटिव है, कितना अटैक करती हैं, और वो राइवलरी में बी हाई में बी लो। और अगर आपस में राइवलरी ज्यादा है तो आई एम श्योर लाइक देन अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर इंडस्ट्री एनालिसिस सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। और अगर आपस में राइवलरी ही कम है तो देन द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट वन। दिस इज द सिंपल वे। अब दीज आर द पॉइंट्स। इट मीन इंटेंस राइवलरी ऑफन प्लेज आउट इन द फॉलोइंग वेज। अब इंटेंस का मतलब है कि वेयर राइवलरी इज वेरी एग्रेसिव, वेरी एक्सट्रीम, जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के ऊपर आपस में बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। तो उस सूरत में क्या है कि आप क्या करते हो, यूजिंग प्राइस कंपटीशन, स्टेजिंग एडवर्टाइजिंग बैटल, आपस में एडवर्टाइजिंग कंपेन चलाते हो, प्राइस को कम करने की कोशिश करते हो, इंक्रीजिंग कस्टमर वारंटीज और सर्विसेज, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस लाइक, तो नई से नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ फार्मिंग थिंग्स लाइक। इसी तरह occurs when a firm is pressured or sees an opportunity. So price competition often leaves the entire industry worse off, or advertising battle may increase total industry demand but may be costly to smaller competitors. Anyhow, the simple point, my dear students, is this one कि अगर राइवलरी ज़्यादा है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, राइवलरी अगर कम है तो सिचुएशन वुड बी डिफरेंट वन। Now that these are the five forces, और फाइव फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस को आप किस तरह करेंगे कि नंबर वन आप कहेंगे कि जी चांस ऑफ न्यू एंट्रेंट, फिर नंबर टू बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सो देयर इज अ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड राइवलरी अमंग द कंपेटिटर्स। अगर आप मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो माय डियर ये इस तरीके के साथ आप ये चीज करेंगे, ये थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, और ये है आपस में राइवलरी। ये पांच फोर्सेस मिलके बेसिकली इंडस्ट्री के एनालिसिस को करने में मदद देती हैं, और यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट इज द कंपटीशन दैट वी डू हैव, और दिस इज द पॉइंट दैट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट। अब यहाँ पे कोका कोला के हवाले से ट्रेडिशनल कंपटीशन, प्राइसेस ऑफ पेप्सी, लोकल ब्रांड, मार्केट शेयर, प्रमोशनल एक्शन ऑफ कंपटीशन, न्यू एंट्रेंट में न्यू लुक लाइक मैन्युफैक्चर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, फैशनेबल न्यू ड्रिंक्स, मिल्क ड्रिंक्स, कॉफीज वगैरह, ये उसकी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। और इस तरह सप्लायर में प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ऑन world market, quality, speed, safety, traceability, flexibility of supply chain, buyer consumer high as a result of intense competition both among branded and unbranded products. So combined purchase power of shops, bars and so on like. तो ये my dear कुछ limitations हैं। Inside out strategies, ignored core competencies. It does not cope with the synergies and interdependencies within the portfolio of large corporations, parenting advantage. So the environment which are characterized by rapid system and radical change require more flexible, dynamic or emergent approaches to strategy formulation, disruptive innovation. So sometimes it may be possible to create completely new markets instead of selecting from existing one blue ocean strategy type. These are sort of limitations that we do have. तो माय डियर ये अब तक जो हमने अब तक बात पहुंचाई है, और वो ये है कि दैट इज द व्हाट दैट इज द माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस।
और इसको हम इस मकसद के लिए यूज करके अपनी मार्केट और अपनी इंडस्ट्री को उस स्ट्रेटजीज के लिए कर सकते हैं कि विच सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री और स्ट्रेटजी वी डू नीड टू मेक। जी हाँ जी प्लीज। अब क्वेश्चन आंसर सेशन सो फॉर आई थिंक अगेन वसीम आप यू आर रेजिंग योर हैंड, क्या आप बात कर सकते हो मेरे साथ प्लीज बेटा? अली गिलानी। जी जी बात करें, मैं आई कैन नॉट अनम्यूट जेंटलमैन। ओसामा गुलजार आपने कहा है कि सर प्लीज रिपीट द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। जी fourth objective one is this is the to assess the structural effectiveness uh, like of the analyzed industry। स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस होती है कि आपकी जो फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर वो कितना मजबूत है। ये स्ट्रक्चरल मसलन वहाँ आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो किस टाइप की है कि अगर एडवांस लेवल के ऊपर है या लेस एडवांस्ड है, ये स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस वुड बी देयर। Now, if you are saying okay, ladies and gentlemen, आज कम्युनिकेशन का गैप तो हमारे दरमियान पाया जा रहा है एक्सट्रीमली, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड द generic strategies of Michael E. Porter, please. In fact, ladies and gentlemen, uh, Michael E. Porter has given another model. Michael Porter is professor at Harvard Business School. A firm's success in strategy rests upon how it positions itself in respect to its environment. Michael Porter has argued that a firm's strength ultimately fall into one of the two headings, cost advantage and differentiation. So by applying these strengths in either a broad or narrow scope, three generic strategies result. So my dear, ये जब हम generic strategies की बात करते हैं, तो please keep in mind these are three in nature, or that is what it's a cost leadership, differentiation strategy and focus strategy. तो एक तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि स्ट्रैटेजी जो हैं उनकी जो जेनरिक स्ट्रैटेजी जब भी होगी तो जेनरिक स्ट्रैटेजी मॉडल हैव बीन गिवन बाय माइकल ई पोर्टर। और अकॉर्डिंग टू माइकल ई पोर्टर in the I mean like the generic strategy, there are three type of strategies. One is cost leadership, other is differentiation strategy, and other one is a focus strategy, please। अब आइए जरा थोड़ा सा generic strategies may have cost leadership, differentiation, focus। अब कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि सुपीरियर प्रॉफिट थ्रू लोअर कॉस्ट। कॉस्ट लीडर वो वे है कि जिसमें एक फर्म अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट इस लेवल पे बेहतर कर ले और उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हों अपने लर्निंग कर्व की बेसिस के ऊपर कि वो अपनी प्रोडक्ट को जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो वन एनी अदर कंपेटिटर इज अनएबल टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट एट दैट लेवल। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि अगर फर्ज करें हम कहें ए बी सी डी ई एफ फर्म है, 8-9 फर्म्स, और उनमें एक फर्म बी जो है वो जो अपनी होमोजीनियस प्रोडक्ट टाइप बनाती है उस क्वालिटी की, उसकी कॉस्ट बाकी जितनी भी फर्म्स हैं उसके मुकाबले में कम है कॉस्ट, तो वो उस सूरत में क्या बन गई माय डियर? कॉस्ट लीडर। लीडर का मतलब है
कि such firm is able to produce its product at the cost mix where no one other firm can produce such cost। और उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। वो एक बड़ी बिजनेस हो सकता है, उसका जो है वो लाइक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, लर्निंग कर्व हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस वजह से वो फर्म जो है अपनी प्रोडक्ट को इस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है कि जहां कोई दूसरी फर्म वो चीज़ नहीं कर सकती। तो माय डियर, उस सूरत में माइकल कहता है कि ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होगी कि वेयर फर्म इज प्रोड्यूसिंग इट्स प्रोडक्ट एट द प्राइस वेयर नो वन अदर फर्म कैन प्रोड्यूस। दूसरा वो वे कहता है कि जी आपने अगर मुकाबला करना है तो फिर डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाएं, और डिफरेंशिएशन में आप क्या करोगे कि क्रिएटिंग a product or services that is perceived as being unique throughout the industry, मीन कि जिसमें वो प्रोडक्ट दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर समझी जाती है और लोग उसको यूनिक समझते हैं। और उस सूरत में क्योंकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, और उस सूरत में इसका मतलब आप जो मुकाबला कर रहे हो जेनेरिक स्ट्रैटेजी में वो डिफरेंशिएशन बेस कर रहे हो। जैसे मैं एसी की बात करूं तो मित्सुबिशी मिस्टर स्लिम जो है इट इज़ बीइंग परसीव्ड मोर बेटर वन, ठीक है। लिहाजा वो जो सुपीरियरिटी इन द प्रोडक्ट और उसकी फंक्शन के अंदर लोग समझते हैं कि यार ये ऐसी है, तो उस सूरत में दैट वुड बी कॉल अ डिफरेंशिएशन। माइकल सॉरी उसमें जिस तरह हम एप्पल फोन की बात करते हैं तो उसकी कोई डिफरेंशिएशन है, दैट्स व्हाई उसको मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव लॉन्च भी किया जाता है, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। इसी तरह थर्ड वन स्ट्रेटजी वो कहता है जी फोकस है, और वो है कंसंट्रेटिंग ऑन अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द मार्केट, कि आप ब्रॉडर से किसी नैरो सेगमेंट की तरफ आके आप अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हो। तो लिहाजा एक तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो जेनरिक स्ट्रैटेजीज माय डियर वो तीन टाइप की है। एक कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, फोकस है। और अब जो फोकस्ड है वो आगे फिर दो किस्म की उसकी बनेगी, और वो एक कॉस्ट फोकस्ड है, एक डिफरेंशिएशन फोकस्ड है। आप ज़रा इसको देखिएगा पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजीज में लाइकवाइज ये हमारा एडवांटेज लो कॉस्ट, एडवांटेज प्रोडक्ट यूनिकनेस, ये ब्रॉड और ये नैरो मार्केट मीन इंडस्ट्री वाइड, ये मार्केट वाइड है। अब आप देखें ये आपकी अगर इसमें है कि जहां आपका लो कॉस्ट एडवांटेज है और ब्रॉडर इंडस्ट्री है तो ये कॉस्ट लीडरशिप में जाएंगे। अगर आपकी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है और लाइक ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड तो डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर आप देखें ये जो चीज़ हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड बेसिकली द लाइक द नैरो। अब नैरो में फोकस, ये दोनों फोकस हैं, ये कॉस्ट फोकस है, ये डिफरेंशिएशन है। तो कीप इन माइंड आप जब भी कभी ब्रॉडर से लोअर लेवल की तरफ, नैरो लेवल की तरफ आप जब आते हो, वो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, दैट इज कॉल फोकस स्ट्रेटजी। अब एग्जांपल थोड़ा सा इस तरह सुन लें कि अगर सपोज कर लें आप गाड़ियां फैमिली कार्स के अंदर थे, वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब आपने सोचा है कि वाई नॉट हम बड़े ब्रॉडर लेवल से निकल के हम एक खास मार्केट में खास एक सिर्फ गाड़ियां हैं और वो है स्पोर्ट्स कार। अगर आप उसमें आ जाएं तो उसमें पहले लोग भी कम हैं और या नहीं है, तो माय डियर आप फोकस हो गए। अब आपने बजाय ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करने के एक नैरो सेगमेंट को टच करना शुरू कर दिया, जिसे हम नीश मार्केट कहते हैं, NICHE, नीश मार्केट। तो अब उन लोगों के लिए अगर आपको चीज़ बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं। तो माइकल कहता है जी जेनरिक स्ट्रेटजीज में हमारी तीन हैं। वन इज द कॉस्ट लीडरशिप बनो, या डिफरेंशिएशन करो, या फिर फोकस स्ट्रेटजी बनो। फोकस में फिर वो कहता है जी या कॉस्ट फोकस हो जाओ या डिफरेंशिएशन फोकस हो जाओ। अब आइए ज़रा इसमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, ये वो पॉइंट्स है जो पहले वैसे मैंने बता दिए हैं। दैट इज व्हाट एमिंग टू बिकम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर,
The firm can compete on price with every other industries and earn higher unit profit. Cost reduction provides the focus of the organization strategy, targets a broad market. Competitive advantage is achieved by driving down costs. A successful cost leadership strategy requires that the firm is the cost leader and is unchallenged in this position, especially beneficial where customers are price sensitive. प्राइस सेंसिटिव का मतलब है कि उसके लिए प्राइस बहुत सेंसिटिव है। आप अगर ज़रा सी भी प्राइस बढ़ाते हो, तो लोग उसे महँगा समझते हैं। तो ये प्राइस सेंसिटिविटी है। दैट्स व्हाई वहाँ आप चीज़ों को बेचने के लिए बल्कि आप क्या करते हो तो कीमत को कम से कम रख के दूसरों के मुकाबले में यू आर ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द वे लाइक अच्छा माय डियर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जैसे कि हम बता चुके हैं कि अगर आपने मुकाबला करना है और डिफरेंशिएट करना है तो उस सूरत में मेक अ यूनिक प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कॉल्स फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस that offer unique attributes that are valued by customers. Customers perceive the product to be different and better than that of rivals. The value added by the uniqueness of the product may allow the firm to charge a premium price for it. Differentiation can be based on product image or durability, after-sale quality, additional features. It requires flair, research capability, and strong marketing. So, my dear, अगर आप थोड़ा सा देखें ये टेक्निकली जो पॉइंट है आई जस्ट लाइक क्योंकि पहले हमने बात की है कॉस्ट लीडरशिप के हवाले से ये बात थी हमारी डिफरेंशिएशन ये जो पिक ऐड करने की है ये बेसिकली पर्पस था फोकस स्ट्रैटेजीज के हवाले से क्योंकि माइकल कहता है तीन या तो कॉस्ट लीडर बनो कॉस्ट लीडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉस्ट एंड ट्राई टू कीप द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल देन योर राइवल or in this sense you are selling your product more lowest prices than your other competing firm और तब आप इसको करो दूसरा ये है कि वो कहता है डिफरेंशिएशन कर लो मेक अ यूनिक प्रोडक्ट लेकिन नेचुरली यूनिक प्रोडक्ट के लिए योर प्रोडक्ट शुड बी डीम टू बी कॉल अ सुपीरियर वन और उसके तो मेरा ख्याल है डिफरेंशिएशन दो तरीकों से आती है कि आपके पास यूनिक रिसोर्सेज हो और कोर कॉम्पिटेंस हो एनी हाउ आपकी अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो यू में चार्ज है प्रीमियम प्राइसेस का मतलब है हाई प्राइसेस में भी चार्ज और कस्टमर देने के लिए तैयार होता है जिस तरह एप्पल मोबाइल जो है उसके लिए कस्टमर इज रेडी टू पे उसकी वजह यह है कि इट इज परसीव्ड इन द मार्केट इट इज अ ब्रांड ऑफ द हाई क्लास पीपल so that's why this sort of perception have been produced and created by the company and this is what तो अगर आप नोकिया की बात सॉरी करेंगे क्यू मोबाइल तो वो क्यू मोबाइल के अंदर तो फीचर वो नहीं है वो कीमत को प्राइस को कम से कम रख के बेचने की कोशिश करता है एनी हाउ तो जब हम फोकस स्ट्रैटेजी में जाते हैं तो माय डियर ये हमारी फोकस में स्ट्रैटेजीज में फोकस लो कॉस्ट फोकस है और डिफरेंशिएशन फोकस जैसा कि मैंने पहले बता दिया तो फोकस्ड स्ट्रैटेजी में द फोकस स्ट्रैटेजी कंसंट्रेट on a narrow segment and within that segment attempt to achieve either a cost advantage और differentiation मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने ब्रॉडर से नैरो सेगमेंट की तरफ आना है नीश और नीश मीन कि वो चीज़ जो एक स्मॉल ग्रुप के लिए क्योंकि अब आप फैमिली कार बनाने की बजाय जस्ट एक ख़ास किस्म की कार है जो माउंटेनियस इलाके में चलती है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए है तो दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज अ नैरो मार्केट और एक खास ग्रुप उसको पसंद करता है ओनली एंड दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अब ये वाली स्ट्रेटजी आपकी क्या कहलाएगी फोकस सो सेकंड पॉइंट इज दिस वन द प्रीमाइज इज दैट यहाँ प्रीमाइज का मतलब है कि आपका assumption that need of the group can be better serviced by focusing entirely on it. A firm using a focus strategy often enjoys a high degree of customer loyalty, and then this entrenched loyalty discourages other firms from competing directly. Because of their narrow market focus, firms pursuing a focused strategy have lower volumes and therefore less bargaining power with the supplier. And however, firms pursuing differentiation focused strategy may be able to pass
higher cost onto customers since close substitute products do not exist. So these are, ladies and gentlemen, point in which like to focus low cost strategy to hai, it aims to securing competitive advantage by selling product at lower prices than those of the competitors. It concentrate on selling product at a low cost to a narrow target segment. The main objective is to serve niche buyer better than the rivals. The feature of the product offered are tailored according to the need and taste of the niche buyers. So, ladies and gentlemen, ये एक example है. Google Nexus 5 offers advanced feature at a price much lower than its competitor, especially targeted at geeks and software developers who want to customize the device to a great extent. Value for money VFM device. इसी तरह focused differentiation में pursuing strategic differentiation within a focused market. In the focused differentiation strategy, a company aims to differentiate its products within a small number of target market segments. Our focused differentiation strategy is most effective when customers have differentiated different preferences or requirements, and when rival firms are not attempting to specialize in the same target segment. Ladies and gentlemen, this is the example of the differentiation positioned itself as a status symbol targeted at urban youth and office goers in developed countries, fingerprint scanner, and the only smartphone in the world to run on the iOS platform. That is the example of the iPhone, and that is considered to be a symbol of differentiation. Why? Because any other phone is not to be taken like this one. So, ladies and gentlemen, the point is this one. According to the generic strategy proposed by the Michael Porter, there are three type of strategies which a company is supposed to opt. Again, that is the cost leadership, that is the differentiation, and that is the focus. If you would like to focus, again, you have to decide either cost focus, either differentiation focus. So, point is this one, ladies and gentlemen. तो फोकस स्ट्रैटेजी होती है वो ब्रॉडर टू नैरो आप उसकी तरफ आएंगे तो देन इट वुड बी टॉकिंग अबाउट सो माइकल ने प्लीज एक जो टर्म इस्तेमाल किया है वो है दिस इज द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन स्ट्रक इन द मिडल कि आप किसी ऐसे लम्हे के ऊपर कि आप डायलेमा का शिकार हो गए हैं बजाय एक काम करने के. देखो ना, मैंने अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को ऑप्ट किया है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिमेन ए कॉस्ट लीडर, और इन दिस सेंस बाय keeping the cost mix as low possible and making product more cheaper in the market and then selling to in the market. और इस तरीके से मैं अपने जो राइवल्स हैं उसको राइवल आउट करने की कोशिश करता हूँ और ताकि लोग मेरा मुकाबला ना कर सके. तो ये तो होगी क्लियर कट पार्ट. इसी तरह डिफरेंशिएशन में अगर आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हो तो माय डियर ये भी ठीक है. लेकिन अगर आप एट ए टाइम अगर दोनों स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट कर रहे हैं और यू आर कंफ्यूज, फॉर एग्जांपल कि जी जैसे कि आप मतलब है कि जी आपको ये क्लियर नहीं है कि हमने डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है या कॉस्ट फोकस की तरफ जाना है. इसका मतलब नाउ अब आप स्ट्रक इन द मिडल हैं, मीन यू आर इन बिटवीन, यू आर नॉट क्लियर और यू आर कंफ्यूज वन कि हम डिफरेंशिएशन की तरफ जाएं या कॉस्ट लीडर. ये वाली माय डियर कैफियत को माइकल ने कहा है स्टक इन द मिडल. अब जरा सुनिएगा. अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर क्लासिक बुक कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, he hypothesis that mean he assumed, he has created a hypothesis that a business can secure a sustainable comparative advantage by adopting and executing only one of three generic strategies. Mean के the
कंपनी जो बिजनेस जो सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है वो इन तीन चीज़ों की बेसिस के ऊपर, और उनमें से किसी एक को, वन ऑफ द थ्री जेनरिक स्ट्रेटजीज को वो ऑप्ट करना पड़ेगा। या वो कॉस्ट लीडर बन जाए, या वो डिफरेंशिएशन की तरफ चला जाए, या वो फिर नीश फोकस हो जाए, मीन फोकस्ड स्ट्रेटजी। अच्छा, अब अगर तो आप यू आर ट्राइंग टू compete in your market on the basis of cost leader, so then you are trying to excel to make a product or such product volume कि जो जिसकी कॉस्ट दूसरों से कम हो। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट मोर यूनिक। अगर आप फोकस होना चाहते हैं तो फिर फोकस का मतलब आप ब्रॉडर से नैरो की तरफ आओगे। तो ये तो बात एक क्लियर कट है। Okay, fine, wonderful. And when a business attempt to adopt more than one or a combination of these three strategies, so my dear, जब कोई भी फॉर्म एट ए टाइम अगर दो या दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट साइमल्टेनियसली करेगी, तो माय डियर, दिस इज कॉल्ड the stuck in the middle. So then the business becomes stuck in the middle, or it means the management of the such company is a confused one कि हम क्या करें। So this is what, that's why Michael has suggested, my dear, कि आप इन तीनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को डिसाइड करें, या कॉस्ट लीडर बने, या आप डिफरेंशिएशन करें, या आप ये चीज़ करें रिकॉर्डिंग दी फोकस। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं और अगर एट ए टाइम आप कॉस्ट लीडर भी बनना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी करना चाह रहे हैं, फोकस भी, that sort of situation have been attributed by the Porter as stuck in the middle. So this is all about today's lecture, my dear. We have completed the two areas, and that areas was Michael E. Porter's five forces of Michael E. Porter, and the second one, generic strategies. So please, these strategies have been attributed with the name of Michael E. Porter. Remember, I already have mentioned माइकल की चार चीज़ें बड़ी डिस्टिंग्विश्ड हैं, और उनमें एक तो जो हम बता चुके हैं, ये फाइव फोर्सेस। दूसरा, उसमें जेनरिक स्ट्रेटजीज भी हैं, ठीक है ना जी। तीसरा, आई मीन डायमंड मॉडल है। और चौथा आप कह सकते हैं दैट इज द वैल्यू चेन एनालिसिस। वो हमने आगे उसको देखना भी है। एनी हाउ, दिस वॉज ऑल अबाउट। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये सारे का सारा वन वे कम्युनिकेशन पे रहा है, और मैं आज अभी डिस्कशन करता हूँ क्योंकि आई माई सेल्फ हैव नॉट एंजॉयड दिस course, this subject today, like particular because it should be in track to one. क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी, डिस्कशन नहीं होगी। तो एनी हाउ, आई थिंक दिस वॉज टूडेज लेक्चर। जो आपकी पीपीटीज हैं वो कल जो कुछ अब अजीम, अब आपका जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो इसका जो मॉक टेस्ट है वो एमसीक्यूज, वो आप लोग मैं कुछ उसमें सेंड कर देता हूँ, और कुछ उन पे हम एक आप लोगों का फिर टेस्ट करेंगे फिर। ओके जी, एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल क्वेश्चन की शायद इजाज़त तो नहीं होगी, तो ओके जी, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर शोइंग पेशेंस। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो उम्मीद करते हैं कि कल तक हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व अगर हो जाता है, तो देन आई होप सो कि इसमें कोई आपकी क्यूरीज होंगी, तो विल बी टेकिंग योर क्यूरीज एंड रिस्पॉन्स वुड बी गिवन। एनी हाउ, आई थिंक आज आप फोकस इस हवाले से करें कि फाइव फोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं और जेनरिक स्ट्रेटजीज के अंदर, और फिर उनके बिहाइंड व्हाट आर द ट्रू मीनिंग अबाउट दिस वन। जी, ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।